हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो अयान, आ जाओ। गुड इवनिंग। हेलो अंबिका, गुलफाम, हेलो आयुष, आफरीन, सोनी, गुलफाम, जय शर्मा। गुड इवनिंग इमरान, आयुष, पूजा, अंकिता, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो दिव्यांशी, हेलो आयुष, पल्लवी, विजय, मिसबा, हेलो रीमा, पवन, स्नेहा, हेलो विवेक, बसंत, मंजीत, मोनू, हेलो दीपक, पवन, इमरान। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ सब फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो, सब अच्छे से क्लास को ज्वाइन कर लो। स्टार्ट। ओके, हाँ जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। राम राम जी, राम राम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो 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 सानू, हेलो हितिक्षा, हेलो विकास, विनीत, डॉक्टर मैगी, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो रखा है। हेलो नागेंद्र, वैभव। बेटा चैप्टर समझ में आ रहा है आप सभी को? ये हैप्पी बर्थडे करण, हैप्पी बर्थडे। आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छे से? जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोज क्लास देखता हूं बट मेरा मन नहीं लगता। बेटा यार देखो, पढ़ाई ऐसी चीज है कोई नहीं करना चाहता, ठीक है? सब ये चाहते हैं कि हम थोड़े मजे करें, चिल मारे, ठीक है? बस रेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, कि इन सारे झमेलों से दूर होकर के एकदम रेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है? पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, ठीक है? ना आप ना हम, कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन करनी पड़ती है। क्योंकि यार देख, मेहनत अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, ये आपका स्ट्रगल नहीं है, ये तो सबकी लाइफ का एक आने वाला फेज है, जो हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हो, ठीक है? हमें तो हर बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आगे चल के भी पढ़ना पड़ेगा, हर एक इंसान को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इससे भाग नहीं सकते, आपको करना तो पड़ेगा भाई। आज पढ़ोगे या फिर बाद में पढ़ोगे? पढ़ोगे तो सही। जब तुम्हारी उम्र जब कितनी हो जाएगी बेटा, 25-26 साल की हो जाएगी ना, जब नौकरी नहीं रहेगी ना, तब तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, पढ़ लो, कुछ नहीं धरा, ठीक है? अभी आप जिस लड़के या लड़की को पसंद करते हो, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है? रवाना, टाटा बाय बाय, गया गई, फिर कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है? ओके, क्योंकि प्यार तो बेरोजगारी में होता है, ठीक है? फिर शादी तो नौकरी लगने के बाद होती है। तो उससे बढ़िया है ना, पहले ढंग से पढ़ लो। बहुत सारी चीजें जो आपको करनी है लाइफ में, पढ़ो अभी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बढ़िया से यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से। हाँ जी बेटा, आज तो होएगी, आज के लिए मना नहीं किया था मैंने क्लास के लिए, आज तो होएगी ना, आज तो क्लास थी, ठीक है? मंडे के लिए मना किया था, मंडे निकल गया बस। ओके, बार बार थोड़ी ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार हमारा रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका लेक्चर नंबर 4 हमने देखा। ओके, और अगर बेटा अभी भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर रिवाइज करो ना भाई, 3 लेक्चर निकल चुके हैं, अभी भी तुम ये लो करके बैठे हो, अरे समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बेटा फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम यही लेकर के बैठे रहे, यही थोड़ा प्रेजेंट में जियो, ठीक है ना? पास्ट को लेकर के मत जियो, प्रेजेंट में जियो, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो कि यार मेरे को ये करना है तो उसके लिए मेरे को ये तो करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये श्योर है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो मुकाम हासिल करना है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। आपको सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है? आप अंबानी, बिल गेट्स, इनके फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? उनको भी मेहनत करनी पड़ती होगी, ठीक? ओके, तो यार रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना वाला ये चैप्टर अगर हम पढ़ना चाहें तो देखो ध्यान से, इसमें हमने लेक्चर नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया, और उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पे बताता हूं, समझाता हूं। अभी तक इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रहण करी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रहण करी। पहले लेक्चर में हमने
अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक नियम के अपवाद क्या होते हैं, बंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रकृति क्या होती है, बंध क्यों बनता है, उनके बारे में जाना। फिर अगले लेक्चर में हमने कुछ बातें देखी कि यार संयोजकता क्या होता है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि संयोजकता के कितने प्रकार हैं। आपको हर एक तत्व की संयोजकता के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग गया होगा कि यार इसकी संयोजकता इतनी होती, इतनी होती, इतनी होती, इतनी होती। अगर तुम डेली कोई चीज कर रहे हो तो आप धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ना मेरे को तो आ ही नहीं रहा है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता भैया, थोड़ा कोशिश तो करो। अब अगली बात, फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि यार सहसंयोजक बंध क्या होता है, कितने टाइप का हो सकता है, सिग्मा बंध, पाई बंध हमने ये सुना, विद्युत ऋणताओं के अंतर के आधार पर ध्रुवीय अध्रुवीय बंध सुना, बंधों की संख्या के आधार पर एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ये सुना। फिर हमने क्या देखा कि यार मुझे कहीं ना कहीं अब इनसे रिलेटेड चीजों को हमने थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया, तो अब कहीं ना कहीं हम इनकी संरचनाएं बनाना सीखते हैं। तो संरचना बनाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत था लुईस बिंदु संरचना, लुईस कोसेल का सिद्धांत। तो लुईस कोसेल का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, एलडीएस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ लुईस बिंदु संरचना ना सीख करके थोड़ा सा उसमें ज्यादा आगे वाला पार्ट सीखें। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास 11th में होते तो फिर अपन थोड़ा बिल्कुल ही बेसिक में इसको आराम से 2 महीने में खत्म करते इस चैप्टर को। लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है, हमारे लिए इस चैप्टर को 2 महीने देने का समय नहीं है, 2 महीने तक लेक्चर्स चलाने का इसका टाइम नहीं है। हमें ध्यान है कि हमारा टारगेट ये है कि इससे पहले अपन को ये खत्म करना है। ओके, तो लुईस बिंदु संरचना में हमने चीजों को देखा, फिर उसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर अतिव्यापन सीखेंगे। बढ़िया से मजेदार टॉपिक से बेटा, बढ़िया टॉपिक से, और यही संयोजकता बंध का मेन पार्ट है जो आप सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। फिर बाकी इसके आसपास के साइड पार्ट है कि द्विध्रुवा गुण क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, एमओटी क्या होता है। लेकिन पहले का स्टार्टिंग का मटेरियल आप सीख लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आगे, हाँ जी रसगुल्लो, तो लुईस बिंदु संरचना हम सीख रहे थे। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, है ना, रिवीजन करवा देता हूं, फिर आगे की चीजों पर चर्चा करते हैं। रिवीजन, लुईस बिंदु संरचना बनाते समय सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु को पहचानना। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु कौन है ये हमने पहचाना। केंद्रीय परमाणु कैसे पहचानते हैं? जो कम संख्या में हो, जिसका आकार सबसे बड़ा हो, जो ज्यादा से ज्यादा बंध बनाता हो, जो बाकी परमाणुओं की अपेक्षा कम विद्युतरणीय होता है, वो होता है केंद्रीय परमाणु। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि यार फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही बंध बनाते हैं और एक बंध बनाने वाला कोने में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि यार ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन एक, हाँ जी, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में बेटा, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है भैया। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले से अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बताऊंगा दीप्ति आगे, अभी सब्र रखो, ठीक है। दूसरे कोश में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, कोने पे होगा तो, और अगर बीच में तो 2 एकल बंध बनाएगा, खत्म बात। कोने पे तो डबल बॉन्ड, बीच में तो 2 एकल बंध बनाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने सीखा। फिर उसके बाद मैंने आपको ऐसा बताया कि मान लो कोई आयन है, जैसे कि आपके पास कोई धनावेशित आयन है NH4+, तो जो भी धनावेश होगा आपको केंद्रीय परमाणु पे मानना है कि भैया ये धनावेश तो इस केंद्रीय परमाणु पर ही आएगा, ठीक है। और उसको किस तरीके से आप यहां पे बना सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। तो जरा देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा इसमें एक लेवल में आपको थोड़ा और अच्छे से बोलेंगे बेटा, बोलेंगे, ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, अमोनियम आयन,
एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूं। अमोनियम आयन में मैंने आपको ये बोला था कि कैसे ये बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण का प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। जो कि आपने ये देखा था कि अमोनिया जब H+ आयन को ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है, ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया के अंदर, पहले इसको समझो। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, हमने पढ़ा था वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 17 और वर्ग संख्या 18, ऐसे हमने देखे थे। तो यार जो इनके पीछे का अंक है ना, एक को छोड़ करके उतने इनके बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके में 6, इसके में 7, आखिरी के इसके में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यार अब आप देखो नाइट्रोजन कौन से में आता है? वर्ग संख्या 15 में आता है गुरुजी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बनाएंगे। क्या जुड़े हुए इससे? 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहां पे एक बंद, यहां एक बंद, यहां एक बंद बन गया। तो बंद तो 1 2 3 बने और एक यहां पे क्या रहा? लोन पेयर रहा, जो बंद में पार्टिसिपेट नहीं किया। अष्टक पूरा हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, 2 ये रहे, 5 इलेक्ट्रॉन, छठा एक इधर मिल गया, एक यहां मिल गया, 7वां और ये 8वां। अष्टक पूरा हो गया नाइट्रोजन का, काम बन गया। ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये अमोनियम आयन कैसे बना होगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि यार यहां पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब बैंक आपको लोन देता है, जब बैंक आपको लोन देता है तो हक तो बैंक का ही रहता है, उसने आपको जस्ट दिया है, कभी भी आपसे ले सकता है। तो यार ये H+ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, लेकिन अगर मैंने इस पे प्लस लगा दिया तो वो भी निकल गया 0, 1s खाली। तो इसके पास एक खाली कक्षक है और खाली कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फिर यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि यार नाइट्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन तो पहले के ही जुड़े हुए थे अच्छे से मौज मस्ती में, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ना नाइट्रोजन ने अपने इस H+ के कक्षक में डाल दिए। ऐसा मैंने आपको बताया था। ये उपसहसंयोजक बंध कहलाया था। ये चीजें क्लियर हो रही है? ओके। फिर मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं चाहूं तो इस उपसहसंयोजक बंध को एक नॉर्मल सहसंयोजक बंध में बदल सकता हूं। रिपीट करता हूं, अगर हम चाहें तो इस उपसहसंयोजक बंध को, ये जो उपसहसंयोजक बंध है, इसको नॉर्मल सहसंयोजक बंध में बदल सकते हैं। कैसे? यहां पर हमें समझना है। तो जरा देखो ध्यान से, अगर देने वाला और लेने वाला, जो देता है वो दाता, जो लेता है वो ग्राही। अगर दाता डोनर होता है ना, जैसे कि ब्लड डोनर होते हैं, तो ये डोनर और ये एक्सेप्टर। अगर डोनर या जैसे कि अगर दाता परमाणु दूसरे आवर्त का हो, दे तो हाइड्रोजन को ही रहा है, हाइड्रोजन तो सिर्फ एकल ही बंध बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन तो सिर्फ एक बंध बनाता है। तो अगर दाता परमाणु या ग्राही परमाणु दोनों या तो दूसरे आवर्त के हो या पहले आवर्त के हो, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जरा देखो ध्यान से, और हाइड्रोजन तो सिंपल एक ही बंध बनाता है। तो अगर मैं चाहूं इस उपसहसंयोजक बंध को मैं सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे? ऐसे कि यार ये 3 बंध तो नाइट्रोजन के पहले जैसे थे वैसे मौज मस्ती में थे, इस उपसहसंयोजक बंध को मैंने इसे सिंगल बॉन्ड में दर्शा दिया। अब जरा देखो ध्यान से, करना क्या है? दिया किसने? नाइट्रोजन ने। तो देने वाले पे धनावेश लगा दो, लेने वाले पे ऋणावेश लगा दो। लेकिन इस पर पहले ही धनावेश था, तो धन और ऋण कैंसिल हो जाएगा, धन और ऋण कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये इस तरीके से बनता है आपका NH4+। बहुत ये सीखा, लेकिन अब जरा देखो ध्यान से,
थोड़ा सा इसी को मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई ये NH4+ है, हम इसका नॉर्मल सा डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, केंद्रीय परमाणु को पता लगाया, नाइट्रोजन है। धनावेश किस पर है, हमने ये बोला कि जब भी किसी आयन पर धनावेश होगा तो वो केंद्रीय परमाणु पर माना जाएगा। यस और नो, बोला था। तो नाइट्रोजन पे लगा दिया भैया धनावेश। धनावेश कब आता है, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने बच गए, 4। इसके पास अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, एक एक दे दो। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, 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 हो गया स्ट्रक्चर। ऐसे समझ लो, दोनों तरीके, ये पूरा एग्जैक्ट और ये डायरेक्ट मेथड। तो दोनों तरीके से आप इसमें कंफर्टेबल हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। याद रहे, हर एक चीज को ढंग से समझना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बात को अच्छे से निपटाओगे तो मजा आएगा। रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको बताई। इसी तरीके से एक और उदाहरण में बताता हूं। H3O+ हमने देखा, तो अब इसी मेथड से करते हैं। धनावेश किस पे मानेंगे, केंद्रीय परमाणु पर। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है, पीछे आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में। धनावेश का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने रह गए, 5। अच्छा, O+ में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बंद बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए, 3 H रहे, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, हाँ या ना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, O+ के पास कितने थे, 5। 5 में से 3 बंद बनाने में चले गए। देखो 1 2 3, कितने बचे, 2, मतलब 1 लोन पेयर इसके पास बच गया। बचा कि नहीं बचा, बाकी तो ये फेस के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे ही सही। तो यह चीजें हमने समझी और अच्छे से क्लियर करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है मामला। तो ये भाई साहब हमने देखा, मामला अच्छे से क्लियर किया। ओके, और फिर हमने ये भी देखा था, जैसे कि NH3 का HNO3 का उदाहरण देखा, HNO2 का उदाहरण देखा था। एक बार बस रिवाइज करवा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। HNO2 केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन था। मैंने आपको यह बताया था कि जब कोई अणु ऐसा हो जो आपको देखने पे लगे कि यार ये ऑक्सी अम्ल है, कैसे कि यार एक तो उसमें अधातु होगी, दूसरा हाइड्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। तो अगर ये 3 कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए तो वह एक ऑक्सी अम्ल होगा। और ऑक्सी अम्ल में क्या होता है, OH समूह होता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, इसमें कम से कम 1 OH तो आएगा ही आएगा, हाँ है ना, जो कि कहीं ना कहीं केंद्रीय परमाणु से जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध बनाता, एक तो बन ही चुका, 1 ऑक्सीजन और है तो इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, खत्म बात, ये काम कहानी खत्म। नाइट्रोजन ने 5 अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, HNO3 कर दिया। अब HNO2 तो ऐसा था एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, अब ये ऑक्सीजन एक और आया, वो किससे जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा केंद्रीय परमाणु जुड़ेगा, बाकियों का कोई मतलब नहीं है। तो यही नाइट्रोजन उसकी मदद करेगा कि ऐसा कर, मेरा तो स्टक पूरा है, मैं तेरे से कुछ नहीं लूंगा लेकिन तेरी मदद जरूर कर दूंगा। ये बना दिया, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये काम हो जाता है। तो क्या भाइयों हमने यहां तक ये सारी मेहनत कर ली, ये हमने सीखा। फिर मैंने आपको और क्या सिखाया, अच्छा इसी को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये हमने बनाया, फिर मैंने आपको यहां पर ये बताया था कि यार यहां पर भी देखो, देने वाला दूसरे वर्ग का,
दूसरे आवर्त का, लेने वाला दूसरे आवर्त का। तो क्या मैं इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूं? इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूं। कर दिया। उप सहसंयोजक बंध को क्या मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया? कर दिया। देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश, ये ऐसे ही बना सकते हो। खट, मामला क्लियर है। फिर इसके बाद हमने उदाहरण लिया था H2SO4 का। H2SO4 का हमने उदाहरण लिया। तो मैंने आपको बोला केंद्रीय परमाणु कौन है, आपने खट से बोला सल्फर। अब सल्फर कौन से वर्ग में आता है? 16वें में। 16 मतलब 6। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अष्टक पूरा करने के लिए सल्फर 16वें वर्ग में आता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका तो काम बन जाएगा। ओके। क्या यह एक ऑक्सी अम्ल है? अधातु सल्फर है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। ठीक है। H2SO4। H2SO4 अम्ल होता है ना, जो कि 2 H+ आयन देता है, अर्थात इसमें 2 OH समूह है। ठीक है, एक OH और एक OH ये रहा। हाँ जी। अब दोनों कहीं ना कहीं केंद्र परमाणु से जुड़ेंगे, मतलब इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर साजित हो चुका है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में? 6। 1 2 3 4 5 6, ये हमने देखा। अब बेचारे 4 में से 2 ऑक्सीजन तो आ चुके हैं, अब 2 ऑक्सीजन नहीं आ पाए तो क्या करेगा? ले, 1 ऑक्सीजन मैं तेरे को दूंगा, ले मैं तेरे को दूंगा, मेरा आना तुम्हारे साथ। ये हमने सीन समझा। चले मामला। ओके। अष्टक पूरा हुआ। उसके बाद अगर कोई आता है तो केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है तो दिए जाएंगे, और अगर केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ही नहीं है तो ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं फिर। ओके। अब फिर मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट बोला था, अगर दाता परमाणु या ग्राही परमाणु दोनों में से कोई एक तीसरे या उससे ज्यादा आवर्त का है, अगर दाता या ग्राही, जनरली दाता ही रहेगा, ग्राही तो दूसरे का ही रहेगा, अगर दाता या ग्राही दोनों में से कोई तीसरे आवर्त का हो तो उप सहसंयोजक बंध को डायरेक्ट डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो बिना कुछ सोचे। तो फिर हमने इसका एक नया डायग्राम बनाया, डायरेक्ट डबल बॉन्ड ऐसे रिप्लेस कर दो। ठीक है। अगर मुझे सल्फेट आयन बनाना है तो यार उससे अगर मैं 2 H+ हटा दूं तो ये बन जाएगा, तो 2 H उड़ा दो यहां से, 2 H+। ठीक है, जिसमें ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे वाले तो वहीं रहे। ठीक है, यहां से H+ हटाएंगे तो O- बच जाएगा, इधर से H+ हटाया O- बन गया, ये बच गया। ठीक है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, बस अच्छे से उनको चलाते रहो, समझते रहो। अब आगे अगला उदाहरण है NH3H, हाइड्रेजोइक अम्ल। इसकी संरचना बनाते हैं। हाँ जी, हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक अम्ल। अब ये बताओ इसकी IF3 का ही बताइए। अरे वो तो सीखेंगे अंजलि, वो तो सिंपल है, वो तो सिंपल। अभी यहां पे देखो हाइड्रेजोइक अम्ल, अरे IF3 देखेंगे बेटा, देखेंगे। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर IF3। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? अरे देखेंगे ना भैया CF3। पहले ये जो देख लो ना, जो मैं बता रहा हूं इसका बता दो, फिर आपका ही बता दूंगा। हाँ जी, इसमें बताओ। अब यहां से तुम स्टार्ट करो। हाँ जी, केंद्रीय परमाणु है सर जो कम संख्या में होता है। अरे भैया कम संख्या में तो हाइड्रोजन है, कम संख्या में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो केंद्रीय परमाणु हो ही नहीं सकता, मतलब नाइट्रोजन ही है। हाँ जी, नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु। अब नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है इसमें, समझ जाना जरा। और तीनों जरा देखो ध्यान से इसकी संरचना कैसी होती है। एक
देखो नाइट्रोजन कोई ना कोई एक नाइट्रोजन तो ऐसा होगा जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कोई साइक्लिक नहीं होती बेटा, ऐसा संरचना होती। ये लो, ये एक नाइट्रोजन पक्का NH आ गया इसमें। अब सुनना जरा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? 5। 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझित कर लिया, दोनों का काम हो गया। अब 2 नाइट्रोजन और, अब उनको कैसे मैनेज करें? क्या सर हम ऐसे, अभी बनाना मत सर, क्या हम ऐसे बना दें? लो जी लो। अरे ऐसे कैसे बनाओगे? पहले नाइट्रोजन का स्टक पूरा होना चाहिए था, फिर करते ये काम। गलत बात, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनता, ये काम तो गलत है। हाँ जी, तो सर ऐसे कर दे, इधर डबल बॉन्ड लगा दो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड N लगा दो। अरे बाबू ये भी गलत है, नाइट्रोजन थोड़ी ना 2 बंध बनाता है। ये देख इसका स्टक पूरा कहां हुआ, इसका भी स्टक पूरा नहीं हुआ। नाइट्रोजन ये भी तो 3 बंध बनाता, ये भी गलत बात है, तो ये भी नहीं, गलत बात। तो फिर क्या करें? मतलब दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट इससे तो जुड़ ही नहीं सकते। सर जो पार्सर ने लिंक बताई उसको भेज दो बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा वंदना गौड़। अभी कमेंट में ऐसे बार बार धमाधम 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 मैसेज मत करो, या तो पहले ये संरचना बता दो क्या होती है इसकी संरचना। जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, हाँ। अरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस अपलोडेड है भैया हिमांशु जी, पढ़ा लेने दो यार। सर ये तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल इनको सुने बिना रहा ही नहीं जाता है, मतलब यार, ठीक है। मतलब मैं तो सोचता हूं कि यार इस चैप्टर में कम से कम तुम्हारी राय ले ली जाए, या तो मैं ही राय दूं और तुम्हारे कमेंट इग्नोर कर दूं, बंद ही कर दूं। तुम यही चाहते हो कि आप तो सर हमारे कमेंट खोलो ही मत, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता ढंग से अगर हम रह ले तो। हमें तो टाइम टू टाइम डोज मिलती रहनी चाहिए। पढ़ने आए हो तो पढ़ने आओ ना यार, यहाँ पे चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो बेटा, मेरे लिए दोनों इक्वल है। अगर आप पढ़ोगे, कोई भी हुआ, हम आपके लिए मतलब बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ करके कुछ बार बार एक ही एक चीजें स्पैमिंग करे जा रहे हो, इससे क्या होगा? वीडियो खराब होएगा। क्योंकि जब आप दोबारा देखोगे आपको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं बीच बीच में टोक रहा हूं, बीच में पढ़ा रहा हूं, फिर उसका फ्लो बिगड़ रहा है, तो वो चीजें खराब होगी। तो अब कमेंट नहीं देख रहा हूं, हाँ जी लिखते जाओ। हाँ, तो हाइड्रोजोइक अम्ल में हमने ये देखा कि नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन, ये ऐसी हमने संरचना बना दी भैया। एक तो इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसका तो काम खत्म। अब नाइट्रोजन, इससे देखो ध्यान से, डायरेक्ट दोनों नाइट्रोजन इस तरीके से अटैच होते हैं। अब ये कैसे, जरा देखो ध्यान से। कोने वाला नाइट्रोजन के बाइतम, इसके बाइतम में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब कोने वाला, इसको तो अष्टक पूरा करना है, और जुड़े होते हैं सारे के सारे, ये ऐसे ही जुड़े होते हैं। तो इसको अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो ये तो कोशिश करेगा मैं तीनों की तीनों बंद इसके साथ बना लूं, हाँ या ना बोलो? बना लूं, ओके बना लिए भैया। अब जरा देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 बंद में आ गए, 2 बच गए। इसके पास भी 5 थे, 3 बंद में आ गए, 2 बच गए। अब इस नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है, इसका भी पूरा है। देखो दोबारा से देखो, अरे N2 का डायग्राम आप बनाते हो, N2 का डायग्राम क्या बनता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही बनता है। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। लेकिन अब ये भी नाइट्रोजन अष्टक पूरा वाला, ये भी नाइट्रोजन अष्टक पूरे वाला। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब मैंने N बनाया तो इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, लेकिन इससे मैंने H जोड़ दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता रह गई? 2, तो ये दे देगा ना उसको 2। क्या ऐसे ही पॉसिबल है? क्या ऐसे ही पॉसिबल है? हाँ है ना, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको एक पूरा का पूरा इसका सिस्टेमेटिक डायग्राम बताता हूं, जो कि ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हर एक टुकड़े में बताने का मेरे पीछे पर्पज ये, इसके पीछे पर्पज ये कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, डायरेक्ट बिना रटे।
तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसका डायग्राम ऐसा बनता है बेटा। अब इसमें आपको फील आएगी, सब बिल्कुल नहीं आ रही। देखो, इस नाइट्रोजन ने तो अपने 3 बंध बना लिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे करके। इस नाइट्रोजन ने 3 बंध बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बंध में चले गए, 2 बच गए, तो 1 लोन पेयर इसके पास। अब जरा देखो ध्यान से, यह नाइट्रोजन औकात से ज्यादा बंध बना रहा है, 4। तो जब नाइट्रोजन 4 बंध बनाता है, तो जरा देखो ध्यान से, जब नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4, क्या उस पर धनावेश आ रहा है? आ रहा है। तो मतलब यहां पर यह नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, तो क्या हुआ होगा? इस पर धनावेश रहा होगा। यह नाइट्रोजन 2 ही बंध बना रहा है, नाइट्रोजन तो 3 बंध बनाता है, 2 कौन बनाता है? इसका पड़ोसी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्या मैं इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दूं? कैसे? इस पर माइनस लगा करके। यह इसकी संरचना होती है वास्तविक। ये इसकी वास्तविक संरचना होती है, ये इसकी वास्तविक संरचना होती है। अब यहां पे मैं आपको बाकी चीजें क्लियर करवाता हूं। यह इतना तो क्लियर हो गया। अब यहां पे ये वाला क्लियर, ये वाला समझो यार। नाइट्रोजन जब उदासीन था, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस की वजह से 1 बढ़ गया, माइनस की वजह से 1 बढ़ा दो। जैसे कि नाइट्रोजन है, एक N+ है और एक N- है। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस आ गया तो कितने रह गए? 4, माइनस आ गया तो कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दूं मैं इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये खुद के इसके 6 पर्सनल इलेक्ट्रॉन होते 5 है, एक दूसरा आ गया ना, उस एक्स्ट्रा की वजह से ऋणावेश आ गया। हाँ जी, इसके पास उदासीन होता तो 5 होते, लेकिन एक चला गया इसलिए 4 रह गए। एक इस बीच वाले नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं, इस बीच वाले नाइट्रोजन के लिए 1 2 3, ये इसके 4, इसलिए इस पे धनावेश। एक बेचारा इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित और ये उदासीन। आराम से ये वाला उदासीन, व्हाइट से लिख देता हूं मैं इसको, ये व्हाइट वाला उदासीन। 1 2 3 4 5, ये ऐसी संरचना होती है बेटा। हाइड्रोजोइक अम्ल की संरचना ऐसी होती है, हाइड्रोजोइक अम्ल की संरचना ऐसी होती है। और ये तो आपने सीखी। अच्छा, ये लिख लेना, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। N+, 4 इलेक्ट्रॉन वाला, ओके। ये छोटी छोटी जानकारी ऊपर छत पे लिख लेना। अब जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो अम्ल है, अम्ल क्या देता है? H+ आयन। तो यहां पे एक आयन बनता है N3-, एजाइड आयन। एजाइड आयन, तो ये एजाइड आयन क्या होगा, कैसे बनेगा, बाकी इसमें डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। बस एक बार बना लो, फिर इसमें अनुनाद वगैरह होता है, वो बाकी चीजें बस एक बार आप, हाँ ऐसा होता है ये जान लो बस, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक में भी आएगा, ठीक है। हाँ जी, अजाइड आयन। अजाइड आयन देखो ध्यान से, ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा नाइट्रोजन, ठीक है, ये तीसरा नाइट्रोजन है। इस पे ऋणावेश, इस पे धनावेश, इस पे एक बंध था H। इस बंध में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है थे। यहां से H+ कब निकलेगा बेचारा? H अपना इलेक्ट्रॉन देके जाए या ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले ले। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ गए तो इसके पास तो कुछ ही नहीं बचा। खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, लेकिन साथ के साथ बेचारे इसका भी ले लिया, तो यहां से ये H+ अलग हो गया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाकर के बैठ गए। तो यहां पर ये ऐसे बनेगा, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित। अब इधर भी यहां पर
एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का और एक इस पड़ोसी का, उस वजह से इस पर ऋणावेश आएगा, हाँ या ना? उस वजह से इस पर ऋणावेश आएगा। एक लोन पेयर पहले खुद का था ही सही, एक लोन पेयर पहले खुद का था ही सही। इस बंद के भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए ना एक्स्ट्रा। तो जस्ट ऑक्सीजन जैसा ये व्यवहार करेगा। देखो एक और अच्छे तरीके से मैं यहां पर आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। इससे ना समझ पाए, आपने CO2 देखा है, सबने देखा होगा, बनाना वही है, बस आपको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। CO2 में क्या होता है, कार्बन होता है, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, ये होता है सेम उसके जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां कार्बन की जगह N+ है, कार्बन में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें तो 4 ही है। यहां N- है, यहां ऑक्सीजन था, यहां N-। N- में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाइतम कोश में 6, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। इधर भी N- यहां ऑक्सीजन था, यहां ये है, दोनों के दोनों आप अच्छे से समझ लोगे। कार्बन जब 4 बंध बनाता है, कोई लोन पेयर बचता है, नहीं बचता। बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वही 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाइतम कोश में है। ऑक्सीजन के बाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाइतम कोश में हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, इसके बाइतम कोश में भी कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो सेम वैसे ही इसके बाइतम कोश में भी 5, लेकिन कब, जब ये N- के रूप में रहे। इसके बाइतम कोश में भी 6, 1 2 3 4 5 6। फील करो, अरे अगर मैं बोलूं यार N- में जितने इलेक्ट्रॉन है क्या उतने ही ऑक्सीजन में है, N- इसके बाइतम कोश में पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस आ गया तो अब कितने हो गए, 6, ये भी इसके में भी 6 तो होते हैं। तो जैसे इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहत है, वैसे ही अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो पहले आ चुका ना, इसलिए डबल बॉन्ड ही बना रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड ही बना रहा है। अब देखो ध्यान से, N और C, कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 बंध बनाता है। नाइट्रोजन के बाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 3 ही बंध बनाता है ताकि अष्टक पूरा कर सके। लेकिन ये N+ हो गया, इसके पास भी 4 ही रह गए, तो अब 4 बंध बनाएगा, जैसे इधर इधर डबल बॉन्ड बना। तो ये दोनों संरचनाएं एक जैसी, फील लो, इंपोर्टेंट ये है। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर। तो यह दोनों की दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इन दोनों में बाह्य कोशों में, इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं N- और O में, इन दोनों में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। N- में भी 6, इसमें भी 6। सेम यही चीज आपके एक जगह और काम आएगी, जैसे कि फ्लोरीन, क्योंकि ये फ्लोरीन और O- दोनों भी सगे सगे भाई है। फ्लोरीन में भी बाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O- में 6 होते, लेकिन एक और आ गया इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो यहां पर यह उदाहरण कराने का मेरा उद्देश्य यह था कि नाइट्रोजन धनावेशित हो तो कितने बंध बनाएगा, ऋणावेशित है तो कितने बंध बनाएगा। बस दिमाग में यह सोचना है, नाइट्रोजन पे धनावेश तो कार्बन बन गया, नाइट्रोजन पे ऋणावेश तो ऑक्सीजन बन गया, वैसे सोचना है। ठीक है, यही बात कोई भी एक ऐसा एटम हो उसके लिए भी लागू होती है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ऋणायन आ गया तो फ्लोरीन बन गया, ऑक्सीजन पे ऋणायन आ गया तो फ्लोरीन बन गया। जैसे फ्लोरीन एक बंध बनाता है तो अब ये भी एक ही बंध बनाएगा। पक्की बात।
हर एक छोटी छोटी बातों को क्लियर करते जाओ, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले बेटा। ठीक है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते चलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। अब इसके बाद एसिटिक अम्ल, बस ये लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल, अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? देखो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में तो केंद्रीय कार्बन ही होगा, बाकी तो सब इससे अगल बगल में जुड़े हुए समूह होते हैं। एसिटिक अम्ल एक H+ आयन देता है, अर्थात इसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु। ठीक है, COOH दे रखा है, COOH समूह ऐसा होता है, खत्म बात। और इधर देखो CH3 एक कार्बन और, जिससे 3 आगे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये ऐसा होता है। और धीरे धीरे जब आप इनकी संरचना बनाने लगोगे ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे। ठीक है, COOH और इधर CH3 एक H, ये सबका स्ट्रक्चर पूरा है, सबका स्ट्रक्चर पूरा है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बंधों की संख्या, बंधों की या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे, बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो जैसे कि देखो ध्यान से, 1 बंध, 2 बंध, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर एक बंध 2-2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है, मतलब जोड़ा तो सब में ही है ना। तो जितने बंध है, चाहे वो सिग्मा है या पाई है, कोई भी हो, जितने बंध है उतने ही युग्म है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे बेटा? टोटल 8 जोड़े हैं इसमें बंधों में। आपसे पूछ ले अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कि ऐसे जोड़े बताओ जो बाह्य इलेक्ट्रॉन के तो हैं लेकिन जोड़े बंध में भाग नहीं ले रहे। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर, अर्थात लोन पेयर। अब इस पे कोई कमेंट कर सकता है कि इसमें लोन पेयर कितने इस अणु में? बहुत ही आसान है यार, कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं होता। जब वो 4 बंध बनाता है तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने बंध में पार्टिसिपेट करवा देता है। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा है जिसके बाह्यतम कोश में 8 जिसके ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है, 16 एक हटा दो, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 बंध में पार्टिसिपेट करवा दिए, कितने बच गए? 4। 4 का मतलब 2 जोड़े, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, जो बंध में पार्टिसिपेट नहीं की इस अणु में। सेम इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन कोने पे डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बंध में काम आ गए, लेकिन बचे 4, 2 लोन पेयर। तो यहां पर इसमें लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर युग्म पूछा है ना, इसमें युग्म मतलब जोड़े, 2 यहां पे 2 वहां पे, टोटल 4 जोड़े। ऐसे आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। कोई भी कैसे भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो, बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर जो बंध में भाग नहीं लिए, ये आपको पता है तो डेफिनेटली आप इसको कर लोगे। क्या ये क्लियर हुआ? ऐसे ही अब एक बार मैं यहां पर H2SO4 का जिक्र करना चाहूंगा। H2SO4 की संरचना बेटा हमने ऐसी बनाई थी, याद है? हाँ जी, आपसे इसमें पूछ ले जाए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ लिया जाए और पूछ लिया जाए अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ये बताओ, या लोन पेयर, इन दोनों का जवाब दो। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, बहुत आते हैं। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म तो 8 इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा जो बंध में उपस्थित है। लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, 2 बंध बना चुका है, 1 और 2, इधर भी 1
और 2, कोने वाले पे भी वही होगा। तो 8, दो लोन पेयर इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 8 8। बोलो पक्का कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे। कोई इलेक्ट्रॉन युग्म बोल रहा हूं बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बोल रहा हूं, मैं युग्म बोल रहा हूं, युग्म। तो 8 जोड़े तो ये, 8 जोड़े ये, ठीक है। अब आगे, अब ये खत्म होता है, अब ये बेसिक नॉलेज खत्म होती है। तो हमने बेसिक नॉलेज में इन चीजों को सीख लिया बढ़िया से, और आगे धीरे धीरे ये चीजें होती चली जाएगी। आप घर पे यकीन मानिए इन अणुओं की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है तो उसको देखिए, लेकिन सीखिए जरूर। एक बार आप सीख गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया भैया कि हाँ इसने ये बताया, लेकिन अभी भी हम अणुओं की आकृति के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाए। अभी हमने बस रफली डायग्राम बनाया है, लेकिन बंद कोण कितना आएगा, बंद लंबाई कितनी होगी, या बंद सामर्थ्य क्या होगी, बंद कैसे बनता है, अभी तो हमने आंख बंद करके बना दिया कि हाँ अष्टक पूरा कर दिया, बंद बना दिया। कौन से किस तरीके से बंद बन सकते हैं, बंद में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाई बनाएगा, ऐसा हमने कुछ नहीं बोला। तो अब उसके लिए यहां पर हम आते हैं अगली थ्योरी पर, जो कि है बेटा वीबीटी। वीबीटी हेडिंग डाल लें, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है? देखो पीछे तो लगा बंध सिद्धांत, मतलब बंध को बताएगा, ये बंध किस तरीके से बनता है। तो पहली बात, इसके बारे में किसने बताया? 2 वैज्ञानिक, हिटलर और लंदन। हिटलर और लंदन ने यह नियम दिया या यह सिद्धांत दिया, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया उनके बारे में हम जान लेते हैं, और फिर ये नियम क्या कहेगा वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन बाय। गिवन बाय ये दिया था बेटा हिटलर। हिटलर, वो हिटलर नहीं, अलग हिटलर एवं लंदन 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये दिया था। ओके, अब इसको फिर आगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया था, और जिसे पोलिंग एवं स्लेटर ने आगे बढ़ाया। हाँ जी, अब ये वीबीटी क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, आइए चलिए यहां पर हम समझते हैं। यार जब 2 परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक निश्चित दूरी पर आकर के वो रुक जाते हैं, और उस दूरी पर आकर के क्या होता है, उनके परमाणुवीय कक्षकों में आपस में सम्मिश्रण होता है। सम्मिश्रण होने की वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनता है, बंध बनता है। आइए उस चीज को हम यहां पे समझें। दोबारा से मैं बोल देता हूं, जब 2 परमाणु एक दूसरे की ओर आते हैं तो अब आ क्यों रहे, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण है, और एक निश्चित दूरी पर आके रुक जाएंगे। कब? जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल बराबर हो जाए, याद करो, और उस दौरान वो आकर के बंध बना लेंगे, ठीक है। बंध कब बनेगा? जब दोनों के परमाणुवीय कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित होंगे, अर्थात ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा। जब एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक ले तो यह घटना कहलाती अतिव्यापन। तो यहां पे अतिव्यापन होगा और फिर बंध बनेगा। तो यहां पर ये इतनी बातें समझ में आई। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब 2 परमाणु, एक परमाणु ये रहा, ये दूसरा परमाणु ये रहा, ये परमाणु ए, ये परमाणु बी, ये इसका नाभिक Na, ये इसका नाभिक Nb, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन Ea, इसका इलेक्ट्रॉन Eb। तो जब 2 परमाणु एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणावेश होता है। तो यार यहां पर 2 तरह के बल कार्य करेंगे। जब 2
चीजें एक दूसरे के क्लोज आ रही है तो यहां पे दो तरह के बल लगेंगे। एक तो जरा देखो ध्यान से, आकर्षण बल। कौन सा? इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में, या फिर मैं बोलूं इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहां पे लगेगा आकर्षण बल, और एक लगेगा आपके पास प्रतिकर्षण बल, जो कि इन दोनों नाभिकों के बीच में समान आवेश, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो बेटा दो तरह के बल कार्य करते हैं, ठीक है। पहला होता है आकर्षण बल, जब दो परमाणु एक दूसरे के समीप आएंगे। आकर्षण बल किन किन के बीच में? विपरीत आवेशों के बीच में। ए का नाभिक, बी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ए का इलेक्ट्रॉन और बी का नाभिक, ये तो आकर्षण बल है, ठीक है। दूसरा लगता है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल क्या? ए का नाभिक बी का नाभिक प्रतिकर्षित करेगा, और ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर ये दो तरह के बल कार्य करते हैं। जब दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे उस टाइप पर बॉन्डिंग हो जाएगी। जब दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो वहां पे जाके परमाणु बंध बनाने लग जाएगा। और बंध कैसे बनाएगा? उसके लिए परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित होंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब जरा देखो ध्यान से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो परमाणु एक निश्चित दूरी पर आएंगे ताकि दोनों के आकर्षण प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर दे, और वहां पर आकर के परमाणविक कक्षकों के मध्य संयोजन होता है, ठीक है। ओके, तो जब दोनों प्रकार के बल संतुलित या संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं तो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों के मध्य, तो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों के मध्य अतिव्यापन अतिव्यापन द्वारा बंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहां थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी जो कि आपको जानना जरूरी है। अतिव्यापन इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब यह है कि भैया बंध कब बनता है? जब परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलेंगे, क्योंकि कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, ठीक है। परमाणुविक कक्षक, एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक को ढक लेगा और बंध बना लेगा, ठीक है। और बंध बन गया तो फिर कंपाउंड बन गया, ठीक। ओके, तो अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन क्या होता है? तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं। अतिव्यापन, हेडिंग डाल लेना, अतिव्यापन। सिंपल से डेफिनेशन, अतिव्यापन ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। ओवरलैपिंग, अतिव्यापन क्या है? आपको पता है बंध में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते थे, याद है? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि यार क्लोरीन एक से ज्यादा प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है,
क्यों? क्योंकि हम उसको उत्तेजित कर करके अलग अलग संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते थे। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे दर्शाता था। याद करो, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध में भाग लेते थे, हमें याद है पक्का। तो अतिव्यापन भी बंध बनाने की प्रक्रिया है। तो अतिव्यापन होता क्या है? अर्धपूरित, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, अर्धपूरित कक्षकों के सम्मिश्रण की घटना। ठीक है, अर्धपूरित कक्षकों के सम्मिश्रण की घटना अतिव्यापन कहलाती है, या परमाणुओं के अर्धपूर्ण कक्षकों के सम्मिश्रण की घटना, यह क्या कहलाती है? अतिव्यापन कहलाती है। ठीक है, तो आइए चलिए यहां पर लिखते हैं। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अतिव्यापन क्या है? अर्ध परमाणुओं के अर्ध पूर्ण कक्षकों, परमाणु के, एक ही परमाणु के नहीं, अलग अलग परमाणु के कक्षक आपस में मिलेंगे। परमाणुओं के अर्धपूर्ण कक्षकों के मिलने की घटना अतिव्यापन कहलाती है। अतिव्यापन कहलाती है। तो अतिव्यापन यह है कि भैया एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक के साथ किस तरीके से मिल रहा है। जितना अच्छे तरीके से मिलेगा अतिव्यापन उतना बढ़िया होगा और बंध उतना मजबूत बनेगा। तो ये है अतिव्यापन। अब अतिव्यापन के क्या क्या पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मजा आएगा। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसके कुछ फीचर्स, या मैं बोलूं कुछ विशेषताएं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जो आपको जरूर जानना चाहिए। पहला पॉइंट, अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? बाह्यतम कोश के अर्धपूरित कक्षक, बाह्यतम कोश के अर्धपूरित कक्षक। आंतरिक कोशों से मतलब ही नहीं है, परमाणु का बाह्यतम कोश और उसके अर्धपूरित कक्षक। ठीक है, अतिव्यापन में बाह्य कोश के अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं, हर एक लाइन को ढंग से समझना। दूसरी बात बेटा, अतिव्यापन का क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, दो कक्षक एक दूसरे से जितना अच्छे तरीके से मिलेंगे, बंध उतना मजबूत होगा। कोई दोस्त ऐसा है, जैसे कि जब आप पेपर देने जाओगे, अभी नीट का पेपर देने जाओगे, तो वहां पे आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे। जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे, और भाई कैसा रहा पेपर, थोड़ी सी हेलो हाय भाई, बढ़िया रहा यार, बढ़िया रहा। अच्छा, जब सेंटर पे पहुंचोगे, यार तुम्हारा कौन सा रोल नंबर है, यार कहाँ मिलेगा वो, बस थोड़ी सी हल्की फुल्की जान पहचान, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर बाद में क्या ही करना। कुछ दोस्त ऐसे जो आपके साथ रेगुलर मिल रहे हैं, कभी कभी पार्क में जाते हुए क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनसे मिलना जुलना हो जाता है। और कुछ एकदम बढ़िया लंगोटिया यार, ठीक है। तो तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अच्छे से किससे रही? जो तुम्हारे बचपन के दोस्त है, जो बढ़िया से तुम्हारे डेली के डेली घर पे आते हैं जाते हैं, घर वाले बोलते हैं इसके साथ मत रहा कर, वही तेरा बढ़िया दोस्त है, मतलब वही है तेरा मतलब सबसे बढ़िया जिगरी दोस्त। ठीक, ओके, हाँ जी। तो अतिव्यापन का क्षेत्र जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, बंध उतना मजबूत बनेगा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, बंध की सामर्थ्य ज्यादा कब होगी? जब अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी, की मात्रा के समानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट, अतिव्यापन में कक्षक भाग लेते हैं, हाँ या ना? अतिव्यापन में कक्षक भाग लेते हैं। जो कक्षक जितना ज्यादा दिशात्मक होगा, वो बंध उतना मजबूत बनाएगा। ठीक है, हाँ जी। जो कक्षक
जितना अधिक दिशात्मक होगा उससे निर्मित बंध अधिक मजबूत होगा। निर्मित बंध अधिक मजबूत होगा। ठीक है, छोटे छोटे कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए। अगला पॉइंट ठीक है, अगला पॉइंट ये कि मान लो जैसे कि हमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करवाना पड़ा था ताकि पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ सके और फिर हम अतिव्यापन करवा के बंध बना सके। तो यहां पे अगला पॉइंट ये निकल के आता है बेटा, यदि किसी के पास बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम उत्तेजित करवा के लेके आएंगे, फिर बंध बनवाएंगे। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि किसी परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक न हो तो उसे उत्तेजन ऊर्जा दी जाती है, फिर बंध बनता है। अभी बताता हूं इसका पॉइंट भी। ये हो गया। ठीक है, दिशात्मक वाला पॉइंट भी समझाऊंगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एसपीडीएफ में अलग अलग कक्षक आते हैं ना बेटा, वो। अगला पॉइंट, ओके। अच्छा, ये पॉइंट हो गया ना, बंध की सामर्थ्य अतिव्यापन की मात्रा के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, रहने दो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारी हेल्प करेंगे अतिव्यापन को समझने में। ये वो है जो हमारी हेल्प करेंगे अतिव्यापन को समझने में कि यार किस तरीके से कोई कक्षक भाग ले रहा है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इतनी बातें हमने क्लियर कर ली। अब हम पढ़ेंगे बेटा यहां पर अतिव्यापन के प्रकार। एक बार ये पढ़ लो, फिर सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। अतिव्यापन के प्रकार, मतलब कक्षक कितने तरीके से मिल सकते हैं। तो भाई अतिव्यापन जनरली दो तरह का होता है, बेसिकली दो तरह का होता है। पहला समाक्षीय अतिव्यापन, समाक्षीय अतिव्यापन ये होता है अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, जब परमाणविक कक्षक अक्षों के अनुदिश आते हैं। दूसरा होता है बेटा समपार्श्विक, पार्श्विक अतिव्यापन, ये होता है अक्ष के लंबवत। के लंबवत, ये दो तरह के अतिव्यापन होते हैं। एक होता है अक्ष के अनुदिश और एक होता है अक्ष के लंबवत। अक्ष के अनुदिश वाला समाक्षीय कहलाता है, अक्ष के लंबवत वाला समपार्श्विक कहलाता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं। जो समाक्षीय अतिव्यापन होता है, अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन, यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहां बनेगा पाई बॉन्ड। ये हमें आगे जाके भी पढ़ना ही है। सिग्मा बॉन्ड अक्ष के अनुदिश बनता है, पाई बॉन्ड अक्ष के लंबवत बनता है। ठीक है, पक्का। अब जरा देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड अक्ष के अनुदिश कौन कौन से अतिव्यापन संभव है वो हम देखेंगे, और अक्ष के लंबवत कौन कौन से अतिव्यापन संभव है वो भी हम देखेंगे। पक्की बात है, ओके। तो अब सबसे पहले समाक्षीय में देखेंगे एसएस अतिव्यापन, एसपी, ऐसे अलग अलग अतिव्यापन हम देखेंगे, बढ़िया से उनको समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपना है समाक्षीय अतिव्यापन।
हाँ जी, समाक्षीय अतिव्यापन में सबसे पहले आता है आपका SS अतिव्यापन। जब एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ मिले। क्या मैंने बोला? एक परमाणु का S कक्षक दूसरे के S कक्षक के साथ मिले, तो एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ मिले, परंतु कक्षक ऐसे होने चाहिए जो अर्धपूरित हो। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो। जनरली दोनों विपरीत चक्रण वाले होते हैं कि अगर इसमें सीधा वाला हो तो इसका उल्टा वाला लेते हैं अपन। एक का सीधा वाला तो दूसरे का उल्टा वाला लेते हैं। एक सीधा वाला एक उल्टा वाला, ताकि वो आराम से आके जुड़ सके। ठीक है, लेकिन अभी तो यहां पे हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन है नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दोनों को या तो सीधा ही बना सकते हो या सिंपल डॉट लगा के भी बता सकते हो। ठीक, तो ये दो, एक S कक्षक ये रहा, एक S कक्षक ये रहा, दोनों मिलेंगे। ठीक है, और एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक लेगा, जस्ट लाइक दिस, और ये दोनों बीच में आ जाएंगे। तो ये हो गया अतिव्यापन, और ये अतिव्यापन कहलाता है बेटा SS अतिव्यापन। और यहां पे सदैव सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। SS अतिव्यापन में क्या बनता है? सदैव सिग्मा बंध बनता है। ये वाला एरिया बंद के रीजन को बताया। यहां पे ये अतिव्यापन क्षेत्र है, ये है आपका अतिव्यापन क्षेत्र। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फील हुआ? नहीं हुआ? अभी देखेंगे और होएगा। S कक्षक, ये दूसरा S कक्षक, ठीक है। चाहो तो आप दोनों को सीधा भी बना सकते हो, लेकिन फिर आप बोलोगे सर दो सीधे इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ही नहीं ना, दोनों तो प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं, लेकिन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या सिंपल सा डॉट नुमा बता सकते हो। ठीक, ओके। अब इसमें कुछ और चीजें आप देखते हैं कि यार देखो, जैसे कि जैसे जैसे S कक्षक का आकार बढ़ता जाएगा, अतिव्यापन का क्षेत्र घटता जाएगा, क्योंकि S कक्षक गोलाकार होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह समान रूप से फैले हुए हैं। आकार बढ़ गया तो बस थोड़ा सा ही वो मिल पाएगा, ज्यादा अच्छे। दो मोटे लोग आराम से गले नहीं मिल पाते ना, पतले लोग आराम से गले मिल पाते हैं, तो वही वाली बात है। S कक्षक का आकार बढ़ेगा तो अतिव्यापन घट जाएगा, अतिव्यापन घट गया। अतिव्यापन घट गया तो बंध की मजबूती कम हो गई, बंध सामर्थ्य घट गया, बंध सामर्थ्य घट गया। उदाहरण जैसे कि देखो ध्यान से, अगर जब एक 1s कक्षक 1s कक्षक के साथ मिल रहा है, एक 1s कक्षक 2s कक्षक के साथ मिल रहा है, 2s कक्षक 2s कक्षक के साथ मिल रहा है, 2s कक्षक 3s कक्षक के साथ मिल रहा है, 3s कक्षक 3s कक्षक के साथ मिल रहा है, तो यार जरा देखो ध्यान से, 1s नाभिक के जितने नजदीक कक्षक होता है वो उतना छोटा होता है, अदरवाइज आकार बढ़ता जाता है। तो कौन सा अतिव्यापन सबसे बढ़िया है? 1s 1s वाला कि 1s 2s वाला कि 2s 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 3s या 3s 3s? अरे देखो ना ध्यान से, आगे की जो संख्या है क्या कोश बता रही है? क्या n का मान बढ़ रहा है? अरे n कोश बढ़ रहा है क्या? है ना? तो कक्षकों का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा ना, तो आकार बढ़ रहा है तो अतिव्यापन का क्षेत्र घटेगा, अतिव्यापन कम होगा। अतिव्यापन कम होगा तो बंध मजबूत होगा कि दुर्बल होगा? बंध सामर्थ्य घटेगा, बंध सामर्थ्य घटेगा। तो सबसे मजबूत बंध 1s 1s में, फिर 1s 2s में, फिर 2s 2s में, फिर 2s 3s, इस तरीके से बनता जाएगा। मतलब छोटे छोटे कक्षक, फिर बड़े बड़े कक्षक। ठीक है, छोटे छोटे कक्षकों में बढ़िया, बड़े बड़े कक्षकों में बहुत कम, और फिर और बड़े बड़े में बहुत कम अतिव्यापन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत जगह फैला हुआ है ना बेटा। तो जो जितने छोटे कक्षक होंगे ना वो उतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बताना चाहा।
चंगा। ओके, तो ये है SS अतिव्यापन। जैसे कि देख उदाहरण, सब उदाहरण भी तो बताओ। देख H2 अणु कैसे बना होगा सर? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया होगा, ये और ये। अब मेरे को बता, साझा तो भाई इन बंद कैसे बना होगा? अतिव्यापन के द्वारा बना होगा। तो हाइड्रोजन को देख, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है, 1s कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो s कक्षक में बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे ही, उसके भी पास s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स कर गया, इन दोनों में क्या हो गया? अतिव्यापन हो गया। तो अर्थात ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स कर गया, ये s कक्षक ये s कक्षक, 1s हाँ है ना, दोनों में अतिव्यापन हुआ और अतिव्यापन से यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा SS अतिव्यापन है ना। तो हमने बोल दिया कि भैया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि SS अतिव्यापन के द्वारा बना है। पक्की बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मामला। देखो ये भी अर्धपूरित है, ये भी अर्धपूरित कक्षक है, ये भी अर्धपूरित है, ये भी अर्धपूरित है। अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेंगे, ठीक है। नहीं है तो अभी हम देखेंगे, लेके आएंगे अर्धपूरित कक्षक। क्या इतनी बात समझ में आई रसगुल्लो? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ओके, तो हमने पहला अतिव्यापन देख लिया। अच्छा हाँ, S कक्षक में तो सब जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। अब दूसरा अतिव्यापन देखो, S के बाद आता है दूसरा अतिव्यापन SP अतिव्यापन। मतलब एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ भिड़ेगा। समझ में आ गया? एक का S दूसरे का P, एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु का P कक्षक। P कक्षक कैसा होता है? डंबलाकार। तो यहां पे भी ये S कक्षक हुआ, ये P कक्षक हुआ। तो मान लो जी, जैसे कि सपोज करो इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन है, दोनों सीधे सीधे बता रहा हूं ताकि फिर अपन बाद में पलट देंगे, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पर जब S और P जब मिलेगा तो यहां पर क्या बनेगा? एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। तो यहां पर एक का S एक का P मिला, तो ये कहला, ये भी जरा देखो ध्यान से, हम कौन सा अतिव्यापन पढ़ रहे? समाक्षीय। कौन सा अतिव्यापन पढ़ रहे? समाक्षीय। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जैसे कि ये P कक्षक ऐसे लेटा हुआ है, तो इसकी अक्ष ये वाली बेटा, तो उसी अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन हो रहा है। अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन समाक्षीय अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनेगा। कौन सा अतिव्यापन? एक S और एक P कक्षक, तो SP अतिव्यापन, सिग्मा SP कक्षक। इतना तो आप जानते हैं, क्लास 11th का नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा तो मैं करवा ही नहीं रहा हूं आपको अभी। हाँ, S और P मिलकर के यहां पर SP अतिव्यापन करेंगे जब एक का S दूसरे का P कक्षक पार्टिसिपेट करे। अब अगली बात, जैसे कि इसका उदाहरण बताओ सर। HCl, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जरा देखो ध्यान से, एक तो इसमें हाइड्रोजन है, हाँ है, हाइड्रोजन तो एक ही नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। बाह्यतम कोश यही है, पहला ही कोश बाह्यतम है, S में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि मैं बात करूं क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन तक हो गया अपने को, फिर इसके बाद 3s आता है, फिर 3p आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। नियोन 10, 2 इसमें भरे जा सकते हैं, 5 इसमें भरे जा सकते हैं। टोटल बाह्यतम कोश ये 3 लिखा हुआ ना, 3 वाला बाह्यतम कोश हो गया, अंतिम कोश। इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन। S को देखा मैंने, S में देखा 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन।
1 2 3 कक्षक होते हैं ना, पी कक्षक 3 प्रकार का होता है। 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। तो क्या एक कक्षक मेरे को दिखाई दिया जो बंद में भाग लेगा? अर्थात इसके इस कक्षक और इस कक्षक के बीच में मेल होएगा। ये एस कक्ष 1s कक्षक है और ये पी कक्षक है। तो एक का एस कक्षक और एक का पी कक्षक मिल रहा है ना बालक, क्लियर हुआ? तो यहां पर हाइड्रोजन का 1s कक्षक, उसका एक और क्लोरीन का 3p। पी कक्षक तो है लेकिन 3p वाला है। अब सर पी कक्षक भी 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz। तो कोई भी मान ले pz कक्षक के लिए। लेट सपोज मैंने इसको px बोल दिया, इसको py बोल दिया, इसको pz बोल दिया। तेरी मर्जी पड़े, इसको px मान, इसको py मान, कुछ भी मानो। मैंने क्या बोल दिया इसको? ये वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, ये pz कक्षक। तो अगर Z देखो, px कैसा होता है? x अक्ष के अनुदिश। py कैसा होता है? y अक्ष के अनुदिश। z कैसा होता है? z अक्ष के अनुदिश। तो अगर आपने यहां पर pz लिया है और आप अतिव्यापन करवाना चाहते हो, सिग्मा बंध बनाना चाहते हो, तो आप अक्ष भी कौन सी लोगे? z अक्ष ही लोगे। समाक्षीय ना, समान अक्ष आनी चाहिए। तो यार ये और ये मिलेगा, तो यहां पर सिग्मा बंध बनेगा sp अतिव्यापन द्वारा, ठीक है, ये बन गया। हर एक पॉइंट क्लियर करते जाओ, अच्छे से समझते जाओ। अगर यहां पे px होता तो मैं x अक्ष लेता, py होता तो y अक्ष लेता। समाक्ष समान अक्षर लेनी चाहिए। और ये तो गोलाकार, इसकी तो कोई अक्ष नहीं होती। ये तो अदिशात्मक होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया रसगुल्लो? हर एक बात को समझना, हर एक बात को फील करना, मजा तब आएगा। ये हो गया। अब इसमें भी खेलते हैं, जरा देखो ध्यान से। इतना क्लियर हो गया? यहां पर भी भाई एक का एस कक्षक, एक का पी कक्षक मिलके सिग्मा बंध तो बना रहा है। यहां पे ये सिग्मा बंध कौन सा बना? इसका हाइड्रोजन का तो 1s, जबकि सल्फर का 3p कक्षक आया। सल्फर का क्या? क्लोरीन का 3p कक्षक आया। 1s 3p। ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, HF, HCl, HBr, HI में निर्मित सिग्मा बंध के अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक होंगे एवं बंध सामर्थ्य का क्रम बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है, बस चिल रहो, मस्त रहो। देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो इसके लिए तो बाह्यतम कोश ही 1s हुआ। तो चाहे यहां पे सिग्मा बंध बनाए, चाहे यहां पे बनाए, चाहे यहां पे बनाए, चाहे यहां पे बनाए, हाइड्रोजन का तो लल्ला 1s कक्षक ही भाग लेगा। सब में 1s कक्षक ही भाग लेगा। 1s 1s 1s। लेकिन फ्लोरीन दूसरे आवर्त में आता है, तो इसका बाह्यतम कोश दूसरा रहेगा। ये
तीसरे आवर्त में आता है तो इसका बाह्यतम कोश तीसरा रहेगा। ये चौथे आवर्त में आता है, इसका बाह्यतम कोश चौथा रहेगा। ये पांचवें आवर्त में आता है, इसका बाह्यतम कोश पांचवा रहेगा और उसका भी पी कक्षक भाग लेगा। तो फ्लोरीन दूसरे आवर्त में आता है तो इसका दूसरा कोश उसका पी कक्षक, तो 1s2p अतिव्यापन यह हुआ। तीसरे आवर्त में आता है, इसके तीसरे कोश का पी कक्षक 3p कक्षक पार्टिसिपेट करेगा। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त। बाह्यतम कोश इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 3p, इसके लिए 4p, तो यहां पर 4p और यहां पर 5p होगा। तो जरा देखो ध्यान से, क्या कक्षकों का आकार बढ़ता जा रहा है। यहां पे दोनों पास पास वाले, यहां दूर वाले, यहां दूर वाले, वहां बहुत दूर वाले। अरे आपके घर पे अगर गेस्ट आए, मेहमान आए और आप सब्जी वब्जी बना रहे हो, मिर्ची उर्च खत्म हो गई तो मार्केट बहुत दूर है, तो आप कहां जाओगे, पड़ोसी के पास कि आंटी जी 2-3 हरी मिर्च देना। ठीक है, मेहमान आए हुए, एक घर पे, अगले घर पे थोड़ी ना जाओगे, 4-5 घर छोड़ के थोड़ी ना जाओगे। अपना ज्यादा बोलचाल अगल बगल वालों से होता है ना, पड़ोसी अच्छा हो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे मजबूत बंद यहां पे होगा ना, क्योंकि यहां पर दोनों जो अतिव्यापन है, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक पास पास वाले, तो अतिव्यापन का क्षेत्र ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं बंद सामर्थ्य ज्यादा यहां पे होगी, फिर यहां पर, फिर सबसे कम यहां पर। अतिव्यापन का प्रकार 1s और इसका 2p कक्षक, 1s इसका 3p कक्षक, 1s इसका 4p कक्षक, 1s उसका 5p कक्षक। डन डना डन डन है, फील लानी पड़ेगी बेटा। देखो ये दूसरे आवर्त का था, लिख लिया करो। यहां पे ये सेकंड आवर्त में आता है, जो भी मैं बोलूं ना लिख लिया करो। इसलिए इसका बाह्यतम कोश 2p रहा। ये थर्ड आवर्त में आता है, इसका बाह्यतम कोश 3p रहा। ये फोर्थ आवर्त में आता है, ये फिफ्थ आवर्त में आता है, तो इसका 5p पार्टिसिपेट किया। छोटी छोटी मगर काम की बातें, ये बातें अगर आप सीख जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर जाओगे चीजों को। ये हो गया, ओके, ये देख लिया। तो sp अतिव्यापन हमने देखा। अब देखेंगे pp समाक्षीय, अक्षों के अनुदिश। थर्ड, pp समाक्षीय अतिव्यापन। जो अक्ष है उसी के अनुदिश वाले कक्षक लेने। PP समाक्षीय, हाँ है ना, जब P कक्षक अंतरानाभिकीय अक्ष की अनुदिश अतिव्यापन करे। ठीक है, तो यहां पे आइए इसके बारे में अपन बात करते हैं। अच्छे से बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे। तो पहली बात तो PP अतिव्यापन क्या होता है, जब एक P कक्षक दूसरे P कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। जब एक P कक्षक दूसरे P कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा तो ये तो पा लिया है ना, और ये इनका नोड है ना, ये P कक्षक, यह P कक्षक। ओके, तो PP कक्षक अगर ऐसे लेटे हुए हैं तो मतलब उनकी अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन हो रहा है। तो कौन सा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो तो अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ये बन गया सिग्मा PP। क्लियर हो गया। अब यहां पे भी वही, अतिव्यापन का क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया बंध बनेगा, वही ना। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर बंध सामर्थ्य 2p अतिव्यापन ज्यादा अच्छा है सिग्मा बंध बनाने के लिए कि 2p 3p के 3p 3p। तो आई गेस आप आराम से गेस कर सकते हो 2p कक्षक, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों कक्षक बराबर बराबर के छोटे छोटे आराम से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो बंध सामर्थ्य यहां पर ज्यादा मजबूत आएगी। जैसे कि उदाहरण, ठीक है, 2p
अब इसको रहने दो, ठीक है, उदाहरण में तो बाद में देख लेंगे, अभी ये रहने दो, ठीक है, वरना फिर कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न करती है। हाँ जी, 2p 2p, फिर 2p 3p, और फिर 2p 3p 3p, ऐसे मैंने कुछ रेंडमली कक्षक ले ली बेटा, उनके बारे में बात चल रही है। ओके, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक। ओके, इस तरीके से 4p 4p 5p 5p ये चीजें आप समझ सकते हो। तो यार अब जैसे कि मैं यहां पर उदाहरण ये ले सकता हूं मैं भी, सिंपल सा F2Cl2, अगले पेज पे देखते हैं। जैसे कि F2 में क्या है, F और F के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, ठीक है, सिग्मा बंध बन रहा है। Cl2 में क्या है, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है। Br2 में क्या है, Br और Br के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से कक्षक भाग लिए होंगे बाह्यतम कोश के कक्षक, है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, फ्लोरीन दूसरे आवर्त में आता है तो इसका दूसरा ही बाह्यतम कोश है। और देखो हेलोजनों में तो कोई भी हेलोजन हो, जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पे S पूरा भरा हुआ है, P में जाकर के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, तो यार यहाँ पर इसका 2p, इसका भी 2p कक्षक भाग लेगा। ये थर्ड आवर्त में आता है तो इसका 3p, इसका 3p कक्षक भाग लिया होगा। फोर्थ आवर्त में आता है तो 4p कक्षक भाग लिया होगा, सिग्मा बंध बनाया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगली बात, दिशात्मक गुण, जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे अतिव्यापन उतना अच्छा होगा। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे अतिव्यापन उतना अच्छा होगा और बंध उतना मजबूत होगा, बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। समान कोश के कक्षकों के लिए समान कोश के कक्षकों के लिए ध्यान से देखो बेटा, चीजों को समझना। यार देखो ध्यान से, S कक्षक गोलाकार होता है, अदिशात्मक होता है, उसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। P कक्षक दिशात्मक होता है, उसमें पता चलेगा कोने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक S कक्षक और S कक्षक मिलेगा तो अतिव्यापन का क्षेत्र बहुत कम आएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, S कक्षक से मिल गया, जैसे कि मैंने मान लिया 2s अतिव्यापन ले लिया, तो यहां पे अतिव्यापन बहुत कम होगा क्योंकि S कक्षक अदिशात्मक होता है, पढ़ाया गया है। और एक बार S और एक बार P कक्षक को मिक्स करवाया, मैंने मान लो 2s लिया और ये 2p कक्षक लिया, सिग्मा बंध बनाया यहां पर ये अतिव्यापन। और एक बार मैंने P कक्षक को P कक्षक के साथ मिक्स करवाया, तो P कक्षक तो ऑलरेडी इधर की तरफ, और देखो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना वही आपस में कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो यहां पर ये 2p अतिव्यापन। तो यार जितने ज्यादा दिशात्मक लक्षण होंगे, P कक्षक दिशात्मक होता है कि नहीं होता? होता है भैया, होता है। P कक्षक दिशात्मक होता है, दिशात्मक होगा तो इससे ज्यादा बंध ये वाला मजबूत है क्योंकि इसमें P है, इसमें तो ऐसे ही। तो अगर मैं बात करूं बंध सामर्थ्य के बारे में, हम बोल सकते हैं 2s सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा, 2s 2p और फिर यहां पर tp। तो या फिर मैं बोलूं कि यार ये चीज तो क्लियर हो गई। तो जनरल वे में इसको कैसे लिख सकते हैं? ये चीज लिख ली बेटा, लिख लो एक बार। जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि यार ss अतिव्यापन से ज्यादा बढ़िया होता है sp और इससे ज्यादा बढ़िया होता है pp, ठीक है, समान कोश के लिए, समान कोश के लिए।
ठीक है, एक ही इसका 1 जैसे कि 2s 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 2p 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 3s 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 3p 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 ऐसे। टाइम हो गया क्या? पता ही नहीं चला यार, जबकि तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? बेटा मेरे को पता ही नहीं था। सामर्थ्य वाला अगर कोश समान ना हो तो फिर देखेंगे ना यार, जितना नाभिक के नजदीक नजदीक वाले हैं। अगर कोश समान ना हो दीप्ति, तो बेटा जो नाभिक के जितना पास पास है, जैसे कि 1s 1s, फिर 2s 2s, फिर 3s 3s, फिर 4s 4s, ऐसे देखेंगे। क्लियर हो गया? डन 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 ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर। तो समाक्षीय अतिव्यापन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर बंद बनाते हैं उदाहरण। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से। कौन सा बंद बनेगा या नहीं बनेगा, जो ही बताना है। हाँ जी अरे अभी ये तो देखो, टाइम हो गया, बस ये लास्ट है बेटा। हाँ जी बताओ, ऐसे अतिव्यापन में सदैव सिग्मा बंद बनेगा, चाहे कैसे भी आए। बस बेटा खत्म। एस और पी एक्स, ठीक है, सिग्मा सिग्मा। जब पी एक्स कक्षा के अक्ष भी वही है तो सिग्मा, वाई है पी वाई कक्षा के सिग्मा, जेड है पी जेड कक्षा के सिग्मा, वाई अक्ष है। एस कक्षक की तो कोई दिशा ही नहीं होती, एस की तो कोई दिशा ही नहीं होती, और वाई कहां गया? जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे नो बॉन्ड, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। नो बॉन्ड, कोई बंध नहीं बनेगा। वेरी गुड, अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। पी एक्स पी वाई, दो अलग अलग पी कक्षक कभी नहीं जुड़ते, नो बॉन्ड। जुड़ेंगे तो दोनों सेम सेम, चाहे वो अक्ष के लंबवत हो चाहे अक्ष के अनुदिश हो, जुड़ेंगे तो दोनों सेम सेम। पी एक्स के साथ पी वाई के साथ पी जेड के साथ जुड़ेगा, बस, और किसी के साथ नहीं जुड़ता। बाकी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अतिव्यापन कितना परसेंट होता है, ऐसा कोई दायरा फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अपन ये बोल सकते हैं कि यार ये बहुत कम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये इसका 25%, इसका 25%, दोनों का 50-50, बहुत कम। 25% इसका आता है, 25% इसका आता है। और ये एस तो ये 25% आता है एस, और ये 50% आता है बेटा, और ये इधर का ही पूरा 50-50 आता है। ये 50% पी, दूसरे का ही 50% पी, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। इसको रिवाइज कर लेना बढ़िया से। पूरा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कोशिश है आपके एग्जाम से 2 महीने पहले हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ना ले, बस जो पढ़ा रहा हूं उसको बढ़िया से पढ़ता रहे, बढ़िया से क्लियर करता रहे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर यार, टेक केयर। पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।